बच्चों क्वेश्चन देखिए। कहता है एक ऐसे सॉल्यूशन का पीएच बताइए जिसका के और के बी बराबर है। सॉल्यूशन है अमोनियम एसीटेट का। ओके, जिसका के बी बराबर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें काफी चीजें समझनी है, जिनमें सबसे पहले यह है कि के ए और के बी क्या होता है। ओके, देखिए बच्चों, के बी से भी पहले हमें कुछ एक और टॉपिक पे बात करनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ओके, इक्विलिब्रियम का आपको पता है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। हालांकि हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं, पर कोई बात नहीं, हम दोबारा से अपने उसी टॉपिक को दोहराते हैं, शायद और अच्छे से हमें समझ में आए। शायद जिनको पहले थोड़ा कम समझ में आया है उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहे हैं, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जिस स्पीड से रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में बदल रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है। मतलब जनरली रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट घटता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। पर यहां ऐसा हो रहा है कि जितना रिएक्टेंट घट रहा है, राइट, उतना ही प्रोडक्ट वापस आकर उसे फिर बढ़ा देता है रिएक्टेंट को। राइट, जितना प्रोडक्ट बढ़ रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस चला जाता है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही रह रहा है। ओके, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, इस टाइम अगर मैं क्या लिखूं, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के नहीं लिखता अभी फिलहाल में, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एक तो सी है, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो उसको भी यहां लिखना है, इनटू मल्टीप्लाई में ये कंसेंट्रेशन ऑफ वन प्रोडक्ट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। कंसेंट्रेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर। एक लीटर में उस सब्सटेंस के कितने मोल हैं वो कंसेंट्रेशन है। जैसे मान लो सी के 10 मोल हैं 20 लीटर में, भाई 20 लीटर में 10 मोल, एक लीटर में कितने मोल होंगे, 20 लीटर में 10 मोल, तो एक लीटर में 0.5, राइट। तो एक लीटर में 0.5, तो 0.5 यहां पे लिखा जाएगा। 0.5 कंसेंट्रेशन है सी की, राइट। सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ ए मतलब ए का अमाउंट एक लीटर में कितने मोल है, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो सी फिलहाल इतना है, थोड़ी देर बाद सी उतना ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, 2 घंटे बाद उतना ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट, रिएक्टेंट कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये वैल्यू भी फिक्स रहेगी ना। हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास कोई नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें ए या आर पी में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अगर मैं यहां लिखूं प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, फिलहाल P अपॉन R कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा क्योंकि P टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, R घट रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। बट जब यहां इक्विलिब्रियम आ जाता है तब ये वैल्यू बढ़ना या घटना बंद हो जाती है, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। जितना ये बढ़ता है उतना घटता है, जितना घटता है उतना बढ़ता है, राइट। तो यहां पे इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फिक्स हो जाएगा, उससे उनका रेशियो भी सेम, उनका रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट बच्चों। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं के ए क्या होता है। के ए जो यहां लिखा है, के ए बच्चों, के ए का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एसिड। फॉर एन एसिड, किसी एसिड के लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेते हैं तो के ए लेते हैं, उसे के ए से दिखाते हैं, राइट। हालांकि एक छोटी सी बात है जो मैं आपको नहीं बता रहा, पर कोई बात नहीं, जो बात आप सुन रहे हैं वो भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बहुत है। के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए बेस। तो बी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए बेस या फॉर ए बेस, ठीक है। चलिए बच्चों, अब और भी इसके अलावा भी कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी। तो ये तो थी पहली बात कि के ए और के बी क्या है। ओके, अब अपने दूसरे मुद्दे पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सोल्ट की। ये भी हम पहले कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सोल्ट। सोल्ट कितने तरह के होते हैं अगर आपको याद हो तो,
सोल्ट हमने 4 तरह के सोल्ट की बात की थी। पहला सोल्ट था एक ऐसा सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, जिसका एग्जांपल था NaCl, क्योंकि NaCl किससे मिलकर बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलकर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। एक हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब आप एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ कोई, HCl। चलिए वीक बेस बताओ, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ये क्वेश्चन भी आपके असाइनमेंट में। ओके, ये वीक बेस क्यों है? ये तो सबको पता है ना कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये OH नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं देता, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब OH नेगेटिव देते देते वो वापस भी जाने लग जाते हैं। ओके, इसमें भी डाउट है तो बताना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब इसका सोल्ट क्या बनेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसका सोल्ट है? ये सोल्ट है एक वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड का। राइट बच्चों, चलिए अब एक और सोल्ट की बात करते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आप बताओ वीक एसिड बताओ कोई, एसिटिक एसिड मान लेते हैं, ये एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, NaOH मान लेते हैं। OH नेगेटिव H पॉजिटिव। देखो इसमें 4 H है, ये देखो बच्चों, CH3। ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था, असाइनमेंट से है। एसिटिक एसिड ये है CH3COOH, ऐसे रहते हैं, डबल बॉन्ड होता है यहां। ओके, एसिटिक एसिड ये है, इसमें 4 H है, इसका नाम इथेनोइक एसिड भी है। इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। पर याद रखो बच्चों, कोई एसिड या बेस, सॉरी कोई एसिड की अगर मैं बात करूं, स्पेशली एसिड बेस की बाद में बात करेंगे, कोई एसिड जो H पॉजिटिव देता है, वो H पॉजिटिव वहां अटैच होता है जहां हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। मैं दोबारा से अपनी बात कहता हूं, इन 4 हाइड्रोजन में से वही हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। क्या ये H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है? बिल्कुल नहीं। क्या ये H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है? नो। ये H नो, ये H यस। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। तो ये H एज ए H पॉजिटिव वहां से निकलेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि एसिटिक एसिड का अल्फा फैक्टर कितना है, अल्फा फैक्टर कितने H पॉजिटिव दे सकता है, राइट? कुछ बच्चे इसे N फैक्टर भी कहते हैं, नॉर्मेलिटी में हमने देखा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो एसिटिक एसिड का N फैक्टर या अल्फा फैक्टर 1 है। वो 4 में से सिर्फ एक ही H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, न कि चारों, राइट? ये 3 H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर सकता। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। एसिटिक एसिड NaOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H2O बाहर, क्या बना? CH3COO Na। ये सोल्ट हो गया। ये किसका सोल्ट है? ये सोल्ट है एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। चलिए बच्चों अब इसकी बात करते हैं। वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड एसिटिक एसिड ही कह देते हैं, CH3COH कितने H पॉजिटिव देता है? एक H पॉजिटिव, सिर्फ जो O से अटैच है, ये बाकी 3 जो कार्बन से हैं वो वहां से नहीं निकलेंगे। तो एक H पॉजिटिव। एक वीक बेस बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बन गया अमोनियम एसीटेट। एसिटिक एसिड, एसिटिक, जब H पॉजिटिव चला गया तो इक से बन जाता है 8, तो बन गया एसीटेट, राइट? ये इसका कंजुगेट, बिल्कुल सही, बेसी बोला होगा आपने घर बैठकर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, तो ये बन गया अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट ये है, ठीक है साहब? चलिए अब अगली बात पे आते हैं। देखिए बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट न्यूट्रल होता है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझने वाली बात है भाई साहब, बड़ी तगड़ी बात है। इसके बारे में मैं यहां से हटा रहा हूं, इन एग्जांपल्स को यही रखते हैं। ओके, क्या देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है, चलिए NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो ऐसे टूट जाता है। देखना बच्चों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर पानी में ऐसे है,
वाटर कैसे टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। वाटर इक्विलिब्रियम में रहता है, ये कंप्लीटली टूट जाता है, वाटर कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। ओके देखिए बच्चों, NaCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। हम अब ये प्रूव करने वाले हैं कि ये न्यूट्रल कैसे होता है। पानी में जाकर पानी का पीएच 7 है, 7 ही रहेगा, नमक डालने से 7 से चेंज नहीं होगा। ये देख रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। चलिए, तो वाटर ऐसे टूटता है इक्विलिब्रियम में, मतलब ये कंप्लीटली नहीं टूटता, राइट? टूट रहा है, कुछ देर बाद H पॉजिटिव और H नेगेटिव वापस भी जुड़ने लग जाते हैं, NaCl कंप्लीटली टूट जाता है। आगे चलिए, अब जो हम बात कह रहे हैं एक्चुअली वो केमिस्ट्री में सोल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से जानी जाती है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए, Na पॉजिटिव पानी के OH नेगेटिव से मिला, ये बन गया NaOH। Na पॉजिटिव पानी में जाकर OH नेगेटिव दिखा, उससे मिल गया। ठीक है, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव से मिल गया, तो बन गया HCl। यानी पानी में जाकर दोबारा से क्या मिल गए? HCl और NaOH बन गए दोबारा से। ओके, अब क्या हुआ? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की खास बात ये होती है कि वो कंप्लीटली टूट जाता है, मतलब जितने भी NaOH बने थे वो वापस से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएंगे, और जितने भी HCl बने थे इस H और Cl वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। राइट? कहने का मतलब OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था, वो जितने OH नेगेटिव उसने लिए थे वो वापस निकाल दिए। Cl नेगेटिव ने जितने H पॉजिटिव लिए थे सारे, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का अमाउंट वही रहा जो पहले था। आगे जाकर देखोगे ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्टिंग है ये देखना। फिलहाल तो आपको ये बेतुका लग रहा होगा, बट आगे देखोगे आपको ये बात समझ में आएगी। हमने क्या किया, NaCl को जब पानी में घोला तो हमने कहा सोल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। सोल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि सोल्ट के जो आयंस हैं वो वापस से एसिड या बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे सोल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। राइट? तो NaCl पानी में जाकर वापस से NaOH और HCl बना लेगा, बट ये फर्दर कंप्लीटली टूट जाएंगे क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग चीजें इक्विलिब्रियम नहीं लाती, वो सारी की सारी टूट जाती है। 100 में से थोड़ी देर बाद मुझे 0 मिलेंगे, 100 में से 0 मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे टूट गए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ओके, तो जितने भी Na पॉजिटिव आए थे वो OH नेगेटिव से मिले। मान लो 10 Na पॉजिटिव आए तो 10 OH नेगेटिव से मिलकर NaOH बना 10, और 10 के 10 फिर दोबारा से टूट गए, तो OH नेगेटिव कितने आ गए? 10। एग्री ना? जो OH नेगेटिव लिए थे Na पॉजिटिव ने वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए। HCl ने भी ऐसा ही किया। इसका परिणाम ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव का अमाउंट चेंज नहीं हुआ। कहानी अलग होगी अगर हम दूसरे सोल्ट की बात करें तो। यहां से शायद आपको मेरी बात समझ में आए। देखो बच्चों, इस बार हमने पानी में अमोनियम क्लोराइड ऐड किया। अमोनियम क्लोराइड, ध्यान से देखना, अमोनियम क्लोराइड पानी में जाकर ऐसे टूट गया, अमोनियम प्लस क्लोराइड आए। ठीक है, क्योंकि एक वीक है वैसे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट मैं इसको फिर भी कह रहा हूं कि ये टूट गया, चलो सारा टूट गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मुद्दे को समझते हैं। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या ना नहीं रहेगा ये मुद्दा नहीं है फिलहाल। ओके, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है जो सोल्ट के आयंस है वो वापस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव लेकर एसिड बेस में बदल जाएंगे। तो अमोनियम बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। HCl बन गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गए HCl। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वापस से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, राइट? ये एक वीक बेस है तो ये तो कंप्लीटली नहीं टूटेगा, वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सारा टूटता, इससे पहले जो टूटे हुए थे वो वापस जुड़ने लगे। ओके, अब अगर ये फोटो सभी को दिख रही है तो गैस करो बच्चों, अमोनियम क्लोराइड के डालने से पानी का पीएच बढ़ेगा या घटेगा? पानी एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? बहुत आसान सा कंसेप्ट है, समझे? देखो सीधा अपने कैलकुलेशन से करते हैं। मान लो हमने ये 20 डाले, 20 तो 20 तो ये बन गए अंदर जाकर मान लो, और 20 ये बन गए, और ये बात तो मानते हो 20
पैन और ढक्कन थे, पानी में गए, ढक्कन अलग पैन अलग, तो 20 पैन 20 ढक्कन, चलिए 20 ये बन गए, ये सारे टूट गए इसमें, मान लेते हैं। अच्छा 20 अमोनियम OH नेगेटिव से बने मिले, तो कितने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गए? ये ढक्कन किसी दूसरे पैन से जाकर मिल गए, दूसरे पैन से, तो दूसरे पैन और ढक्कन का अमाउंट 20 ही होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मानते हो ना, तो ये 20 बन गए। और दिख रहा है यार, गलती कर दी, चलो यहां पे बड़ा सा लिख देते हैं 20, क्योंकि 20 अमोनियम थे, OH नेगेटिव से मिले 20। अब ये टूटने लगे, क्या ये कंप्लीटली टूटेंगे? नहीं जी, ये 15 ही या 5 ही टूटे, 15 यही रह गए, राइट। 5 टूटे तो 5 ये बनेंगे, उसके बाद छठा टूटता तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब जितने टूट रहे हैं उतने वापस जुड़ने लग गए, ठीक है। अब HCl की बात करते हैं, वो तो स्ट्रोंग है, HCl कितने बनेंगे? वो भी 20 ही बनेंगे, बट वो तो सारे के सारे टूट गए ना, तो कितने H पॉजिटिव वहां मिलेंगे हमें? 20। तो इस सोल्ट में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने बेस बनाया, राइट, वो तो सिर्फ 5 OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, OH नेगेटिव, बट जो HCl है वो सारे के सारे H पॉजिटिव छोड़ देता है। अब गैस करो, एसिडिक या बेसिक, pH 7 से ऊपर या pH 7 से नीचे? pH 7 से नीचे, क्योंकि वहां H पॉजिटिव ज्यादा हो गए, कुछ OH नेगेटिव अमोनियम ने लिए और वापस छोड़े ही नहीं, इस वजह से OH नेगेटिव का अमाउंट वहां कम हो गया। ओह पक्का बच्चों, OH नेगेटिव का अमाउंट कम हो गया, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूशन हल्का सा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वहां H पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अमोनियम ने OH नेगेटिव लेकर OH नेगेटिव छोड़े ही नहीं, OH नेगेटिव लेकर OH नेगेटिव सारे छोड़े ही नहीं। ओके बच्चों, तो एक इसको हटाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वीक बेस है या वीक एसिड है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट हल्का सा एसिडिक होता है, पानी में जाकर pH को 7 से नीचे ले आता है। इसकी बात करते हैं, अब ये आप बताओगे, कहानी मैं कहता हूं, CH3COONA, पानी में जाकर ये ऐसे टूटा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, पानी में था पानी में था H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इससे मिला बन गया NaOH, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये इससे मिला बन गया एसिटिक एसिड, इक्विलिब्रियम आएगा, यहां इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब जितने ये H पॉजिटिव लेगा वो सारे H पॉजिटिव छोड़ेगा नहीं, ये सारे OH नेगेटिव छोड़ देगा, इससे किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? वहां इसने H पॉजिटिव लिए पर छोड़े नहीं, OH नेगेटिव का अमाउंट बढ़ गया वहां, क्योंकि कुछ H पॉजिटिव तो ये खा गया, वो छोड़ ही नहीं रहा। OH नेगेटिव अगर बढ़ गए तो pH 7 से ऊपर जाएगा, हल्का सा ये बेसिक होगा। अब बच्चों लास्ट सोल्ट पे आते हैं, लास्ट एग्जांपल पे आते हैं, ये है वीक एसिड प्लस वीक बेस। यहां कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां कहानी कैसे इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखना, मान लो जो वीक एसिड है, चलो इसको ले लेते हैं, इसको अपने वैसे ही तोड़ के देखते हैं, CH3CO नेगेटिव, अमोनियम एसीटेट, पानी में जाकर मान लो ये ऐसे टूट गया, एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन, सबको हटा देते हैं, बस इसी को छोड़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे टूट गया, पानी कैसे टूटेगा? इक्विलिब्रियम में रहता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। ये इसके साथ मिला, तो ये बन गया एसिटिक एसिड, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये वीक एसिड है। ये इसके साथ मिला, ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये वीक बेस है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना मेरी बात, अगर मैं ये कहूं कि ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, पर ये कुछ ज्यादा ही वीक है, राइट, ये ज्यादा ही वीक एसिड है इस वीक बेस के कंपैरिजन में, मतलब दोनों वीक है पर ये ज्यादा वीक है। इसके ज्यादा वीक होने का मतलब ये H पॉजिटिव इसके मुकाबले कम देगा। भाई ये जितने OH नेगेटिव दे रहा है ये H पॉजिटिव कम देगा, ये OH नेगेटिव ज्यादा देगा, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही वीक एसिड है उस वीक बेस के कंपैरिजन में।
दोनों वीक है, पर ये उतना वीक बेस नहीं है जितना वीक ये एसिड है, हम ये मान रहे हैं, राइट। तो अगर ये कुछ ज्यादा ही वीक है तो कुछ ज्यादा ही कम टूटेगा, कम टूटेगा मतलब कम एच पॉजिटिव देगा, ये कुछ ज्यादा OH नेगेटिव, इसका मतलब वहां OH नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा H पॉजिटिव के मुकाबले, इसका मतलब pH 7 से ऊपर जाएगा। अब एक दूसरी बात कहते हैं, ये वीक एसिड है पर ये कुछ ज्यादा ही वीक बेस है, इस बार हमने उल्टी कर दी कहानी, दोनों वीक है पर ये कुछ ज्यादा ही वीक बेस है। अब वीक बेस का मतलब क्या है, कम OH नेगेटिव देगा, ये H पॉजिटिव ज्यादा देगा, अगर H पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो pH 7 से नीचे चला जाएगा, एसिडिक है तो pH 7 से नीचे रहेगा। ओके, अच्छा, इनकी वीकनेस का पता Ka और Kb से लग सकता है। भाई ये एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka से दिखाएंगे, इसका Kb से, ठीक है, इसका Ka से और इसका Kb से। इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो इनटू H पॉजिटिव प्रोडक्ट लिखेंगे ना, इनटू एसिटेट, दिख रहा है बच्चों, अपॉन एसिटिक एसिड, काश आप बोल पाते, Kb काश आप बोल पाते, OH नेगेटिव अमोनियम अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकल, यही तो होता है बेस के लिए। अगर ये दोनों सेम है मतलब K और Kb अगर बराबर है, इसका मतलब जितना ये टूट रहा है, जितना प्रोडक्ट ये बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट ये बना रहा है, यानी दोनों ही वीक हैं और दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर के वीक हैं, राइट। इसका मतलब जितना ये टूट रहा है उतना ये टूट रहा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों में बराबर है, अगर दोनों में बराबर है तो वो न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो, pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इज Ka इक्वल टू Kb, इसका मतलब दोनों ही वीक है, दोनों ही कम H पॉजिटिव OH नेगेटिव देंगे पर दोनों बराबर देंगे, बराबर देंगे तो pH 7 रहेगा, तो इसका आंसर pH 7 है बच्चों। बच्चों सोल्वे अमोनिया प्रोसेस, सोल्वे एक साइंटिस्ट का नाम था, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, खैर सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में अमोनिया का कोई काम नहीं है, I'm sorry, अमोनिया नहीं बनाया जाता, काम तो है बट अमोनिया नहीं बनाया जाता सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में। सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में हम बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, इसमें क्या होता है, सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में हम सबसे पहले एक बड़ा सा पानी का बीकर लेते हैं, टैंकर लेते हैं, सॉरी, बड़ा एक टब लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है और इसमें हम NaCl घोल देते हैं, बहुत सारा NaCl, इसमें NaCl घोल दिया, राइट। NaCl घुलने के बाद उस वाटर को हम ब्राइन वाटर कहते हैं, BRINE, ब्राइन वाटर, राइट। ये ब्राइन सॉल्यूशन बन गया, ब्राइन वाटर बन गया, NaCl हाईली कंसंट्रेटेड अमाउंट में डिसोल्व कर दिया जाता है। इसके बाद हम इसमें CO2 पास करते हैं, CO2 गैस, क्या होता है, CO2 H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3, इसका नाम है बच्चों कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड है, वो ऐसे टूटता है, वीक है तो इक्विलिब्रियम आएगा, या मुझे ये कहना चाहिए कि इक्विलिब्रियम आएगा इसलिए वीक है। H पॉजिटिव प्लस एक H पॉजिटिव चला गया, क्या बन गया, HCO3 नेगेटिव। कुछ नहीं भूले हो तो बताऊंगा, ये इसका कंजुगेट बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड है, राइट, ये बन गया। ये यहां पे हो रहा है, टैंकर में हो रहा है सारा काम, ठीक है। इसमें जो HCO3 है, HCO3 नेगेटिव, क्योंकि यहां नमक भी था, जब Na पॉजिटिव से मिलता है तो ये बन जाता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ये पानी में इनसोल्यूबल है। देखो बच्चों, पानी लिया, पानी में NaCl डाला, NaCl को अच्छे से घोला, CO2 पास की, ये बन गया, राइट। इसकी खास बात क्या है कि ये पानी में घुलता नहीं है, नहीं घुलेगा तो ये ऐसे PPT बना लेगा, प्रेसिपिटेट, नीचे बैठ जाएगा, हम इसको बाहर निकाल देंगे। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोल्वे अमोनिया प्रोसेस। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर सब कुछ
बात पल्ले पड़ गई, बट एक बात है जो हमारे दिमाग में नहीं जा रही कि व्हाट इज द यूज ऑफ अमोनिया। कहीं अमोनिया दिखा ही नहीं, अमोनिया का काम क्या है, अमोनिया का काम क्या है, यह समझने के लिए आप इस हिस्से में आइए। इस हिस्से में, इस हिस्से को देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं इसे। देखो बच्चों, H2CO3 प्लस H2CO3 कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। क्या होता है कि जब हम इसमें अमोनिया डालते हैं NH3, तो NH3 इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि बेस है, लुईस बेस अपना लोन पे डोनेट करेगा और इससे बना देता है वो अमोनियम आयन। अब एक चीज इंटरेस्टिंग जानने वाली ये है कि ली चैटलर ने कहा था अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में घटेगी तो इक्विलिब्रियम उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही अमोनिया इस H पॉजिटिव को निकाल लेता है, ये इसे बढ़ाने के लिए आगे जाता है। जैसे ही आगे जाता है तो ये और बन जाता है, साथ में ये भी और बन जाता है। जैसे ये और बनता है, ये सोडियम के साथ कंबाइन होकर ये बनने लग जाता है। मतलब अगर अमोनिया ना होता तो H पॉजिटिव के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। अगर वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो वहां से निकलता नहीं, वो वहां से निकलता नहीं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होता, ये बढ़ता नहीं, इसका अमाउंट ज्यादा नहीं आता, इसका अमाउंट ज्यादा नहीं होता तो ये भी ज्यादा नहीं बनता। तो इसका अमाउंट ज्यादा बनाने के लिए हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इसको घटाते हैं, राइट, ओके। उससे ये ज्यादा बढ़ता है, HCO3 नेगेटिव बढ़ता जाता है, उससे Na पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होकर ये ज्यादा बनाने लगता है, ओके, राइट। तो 16वें अमोनिया प्रोसेस में अमोनिया का काम है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। दूसरी बात बच्चों, दो क्वेश्चन निकल के आते हैं 16वें अमोनिया से कि व्हाट इज द यूज ऑफ अमोनिया इन 16वें अमोनिया प्रोसेस, जो आपको समझ में आ गया। दूसरा कि हम 16वें अमोनिया प्रोसेस में KHCO3 क्यों नहीं बना पाते। मतलब अगर मैं पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना चाहूं तो मैं नहीं बना पाता 16वें अमोनिया प्रोसेस में, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें सोल्यूबल होता है। ये तो पीपीटी बनाकर बाहर निकल गया, वो प्रेसिपिटेट बनाकर बाहर नहीं निकलता बल्कि सॉल्यूशन में घुल जाता है। इस वजह से हम 16वें अमोनिया प्रोसेस में पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बना पाते, बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया का क्या काम है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास अमोनिकल ब्राइन। एक आपने पूछा है अमोनिकल ब्राइन किसे कहते हैं। अमोनिकल ब्राइन, देखिए ब्राइन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। पानी में अगर आप घर वाला नमक मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसे हम ब्राइन कहते हैं, BRIN, ब्राइन। ब्राइन का मतलब है NaCl प्लस वाटर, ओके। अगर इसमें हम अमोनिया और डाल दें तो ये बन जाता है अमोनिकल ब्राइन। ये इंडस्ट्री में यूज होता है, सोडा अमोनिया एक प्रोसेस है। इंडस्ट्री में अमोनिकल ब्राइन का बहुत ज्यादा यूज है, ओके। थ्योरेटिकल लेवल पे हम ज्यादा नहीं पढ़ते इसे। वैसे अमोनिकल ब्राइन आपने पूछा है, अमोनिकल ब्राइन का मतलब होता है NaCl वाटर प्लस अमोनिया। एक क्वेश्चन आपने पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक्टिव क्लोरीन कितना होता है। ब्लीचिंग पाउडर में एक्टिव क्लोरीन पूछा है आपने, एक्टिव क्लोरीन। एक्चुअली पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड नहीं है, इट्स अ मिक्सचर, राइट। उस मिक्सचर में से कितना क्लोरीन ऐसा है जो रिलीज होकर बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। जैसे पानी को साफ रखने के लिए हम वहां पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का काफी जगह यूज होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, ओके। वो ब्लीचिंग पाउडर अपने अंदर से क्लोरीन गैस रिलीज करता है, Cl रिलीज करता है, जो वहां पे जो हार्मफुल चीजें हैं उसको खत्म करता है वो क्लोरीन, ओके। तो अलग अलग टाइम पे एक्टिव क्लोरीन अलग अलग होता है। वैसे इन जनरल हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर में हम कहते हैं 30 to 35% क्लोरीन होता है। तो अगर 30 और 35 दोनों है तो आपको 35 के साथ जाना है, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर में एक्टिव क्लोरीन 35% होता है, ओके बच्चों। दैट्स इट, ये थी आपकी प्रॉब्लम। ऐसे ही प्रॉब्लम भेजते रहिए। थैंक यू।